Welcome again to my channel COVID-19 Tutorials by Advocate ममता कौड़ा। इससे पहले हमने कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 1 पढ़ा। आज से हम कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 2 पढ़ेंगे और उसमें आज मैं आपको इंडेमनिटी और गारंटी के बारे में बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं इंडेमनिटी एंड गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है? इंडेमनिटी होती है कि आप किसी को किसी लॉस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हो। जैसे बी ने सी से 200 रुपीज लिए, तो ए इंडेमनीफाई करता है बी को कि अगर सी आपके खिलाफ कुछ प्रोसीडिंग्स करता है 200 रुपीज वापस लेने के लिए, उसकी कॉन्सिक्वेंसेज में आपको जो लॉस होएगा उसको मैं इंडेमनीफाई करता हूँ। तो इसमें दो पार्टीज होती हैं। एक तो जो प्रॉमिस करता है इंडेमनीफाई करने के लिए, उसको इंडेमनीफायर कहते हैं, और जिसके फेवर में ये प्रॉमिस किया जाता है उसको इंडेमनीफाइड कहते हैं। तो इसमें क्या हो गया, एक जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person। तो किसके खिलाफ आपने इंडेमनीफाई किया? या तो प्रॉमिसर के खुद के कंडक्ट से कुछ लॉस होता है, या किसी दूसरी पार्टी के कंडक्ट से लॉस होता है। अब इंश्योरेंस जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कि नहीं है? इसमें हमने पहले पढ़ा जो कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी के होते हैं, उसमें बाय द कंडक्ट ऑफ प्रॉमिसर हिमसेल्फ या बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन से कोई लॉस होता है, हमने उसको इंडेमनीफाई करना है। और जो इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें ह्यूमन एजेंसी द्वारा कोई लॉस नहीं इनकर होता, तो इसलिए जो इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो आर नॉट कवर्ड बाय दिस सेक्शन। इसमें एक केस था इन यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस मैसर्स अमन सिंह मुंशीलाल। इसमें कवर नोट के ऊपर लिखा गया था कि ये जो कंसाइनमेंट है वो कंसाइनी को डिलीवर करनी है। रास्ते में जब डेस्टिनेशन पे पहुंचाने से पहले ये वाली गुड्स को एक गोडाउन में रखा जाएगा। जब गोडाउन में अपने ट्रांजिट में ये गुड्स होती हैं, गोडाउन में रखा जाता है, गोडाउन में आग लग जाती है और सारी ये जो चीजें हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो गुड्स वर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ट्रांजिट और इंश्योरर वाज लायबल एज पर द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। अब राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, वैसे जो हम सूट है इंडेमनिटी का, इंडेमनिटी होल्डर के खिलाफ लगा सकते हैं, उसको डैमेजेस या जो कॉस्ट इनकर हुई है उसको पे करने के लिए। पर हम इसमें इंडेमनीफायर के ऊपर केस लगाते हैं, अब उसका जो डैमेजेस है और जो कॉस्ट है वो रिकवर करवाने के लिए। तो इफ द इंडेमनीफायर हैज प्रोमिस्ड एन इंडेमनिटी इन सच अ केस, अगर उसने प्रॉमिस किया है तो When can an indemnifier जो या promiser be made liable? Can he claim to be indemnified before he is indemnified? वो कहते हैं कि इंडेमनीफायर को इंडेमनीफाई करने के लिए इंडेमनी होल्डर को लॉस सफर करना एक्चुअल में जरूरी है। उससे पहले भी किया जा सकता है कि जब वो लॉस सफर करे उसके बाद ही उसको इंडेमनीफाई किया जा सकता है। इसमें डिफरेंट हाई कोर्ट्स के डिफरेंट व्यूज हैं। जैसे हाई कोर्ट्स ऑफ बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, पटना और इलाहाबाद में, इसमें कई उन्होंने केसेस में डिसीजन लिया था एन इंडेमनिटी होल्डर कैन कंपेल द इंडेमनीफायर टू इंडेमनीफाई बिफोर द इंडेमनिटी होल्डर हैज एक्चुअली सफर्ड द लॉस। अब हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है? जब एक थर्ड पर्सन अपनी जो लाइबिलिटी है उसको डिस्चार्ज करने में डिफॉल्ट करता है, तो
ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि एक और बंदा प्रॉमिस करता है उसकी लाइबिलिटीज को डिस्चार्ज करने के लिए। द पर्सन हु गिव्स द गारंटी, वो उसको श्योरिटी कहते हैं, और जिसके जो डिफॉल्ट करता है और जिसके हक में ये गारंटी दी जाती है उसको प्रिंसिपल डेटर कहते हैं, और जिसको गारंटी दी जाती है उसको क्रेडिटर कहते हैं। और ये जो गारंटी है ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है। ए क्या करता है, लोन लेता है बैंक से और उसको प्रॉमिस करता है कि मैं इसको रीपे कर दूंगा। तो बी कहता है कि अगर ए ने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करा तो मैं इसको पे करूंगा। इसमें 3 पार्टीज होगी। ए हो गया जो लोन लेता है, वो प्रिंसिपल डेटर हो गया। बी जो प्रॉमिस करता है कि मैं अगर ए ने डिफॉल्ट किया मैं पे करूंगा, तो वो हो गया श्योरिटी। और बैंक है जो लोन देता है, वो कौन हो गया, क्रेडिटर। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का, कि इसमें जो क्रेडिटर को है एडिशनल सिक्योरिटी मिल जाती है। तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पार्टीज होती हैं, एक तो क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी। और 3 ही इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एक प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में, एक क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में, एक श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर के बीच में। अब श्योरिटी कौन सा बंदा होता है, जो जब जो बोरोर होता है वो फेल हो जाता है अपनी जो अमाउंट को जो उसने बोरो की हुई है उसको रीपे करने के लिए, तो ये ही कम्स फॉरवर्ड टू पे द अमाउंट जो वो बोरोर फेल हुआ है देने के लिए। When a suit against principal debtor was dismissed for default and the decision became final, तो इसमें क्या हो गया, there being no liability surviving against the debtor, तो उसमें जो श्योरिटी की लाइबिलिटी है वो भी खत्म हो जाती है। अब मेन फीचर्स इसके क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के, एक तो जो कॉन्ट्रैक्ट में बी आइदर ओरल और इन राइटिंग। इंडिया में तो ये रूल है, इंग्लैंड में क्या है, उसमें ये राइटिंग में होना चाहिए और साइंड होना चाहिए पार्टीज द्वारा। सेकंड क्या है, देयर शुड बी अ प्रिंसिपल डेट। इसमें जरूरी ये है कि कुछ डेट हो तभी ये गारंटी का श्योरिटी आएगा और उसकी गारंटी देगा। द श्योरिटी अंडरटेक्स टू बी लायबल ओनली इफ द प्रिंसिपल डेटर फेल्स टू डिस्चार्ज हिज ऑब्लिगेशन। अगर कोई प्रिंसिपल डेट ही नहीं है बट देयर इज अ प्रॉमिस बाय वन पार्टी इन फेवर ऑफ अनदर फॉर कंपनसेटिंग इन अ सर्टेन सिचुएशन, तो इसमें क्या हो गया, ये किसी के डिफॉल्ट के ऊपर प्रॉमिस डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा इंडेमनिटी का होगा, ये गारंटी का नहीं होगा। इसमें ए और बी दोनों एक शॉप पे जाते हैं, बी कुछ सामान शॉप से खरीदता है और बी कहता है कि अगर ए इसको पे ना कर पाया तो मैं दूंगा, ये तो हो गया गारंटी। अब ए और बी दोनों शॉप पे जाते हैं, तो ए कुछ सामान खरीदता है, बी कहता है कि आपने ए से पैसे नहीं लेने, इसका जो पे मास्टर है वो मैं हूं, तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हो गया। थर्ड इसका क्या है, बेनिफिट टू द प्रिंसिपल डेटर इज सफिशिएंट कंसिडरेशन। इसमें क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में कोई कंसिडरेशन नहीं होती है, डायरेक्ट कंसिडरेशन। इसमें अगर प्रिंसिपल डेटर को क्रेडिटर ने कोई सामान दे दिया और जो प्रिंसिपल डेटर है उसका बेनिफिट उठाता है, दिस इज सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर श्योरिटी। अब anything done or any promise made for the benefit of the principal debtor may be a sufficient consideration to the surety for giving the guarantee। इसमें बी रिक्वेस्ट करता है ए को कि तू मेरे को कुछ सामान डिलीवर कर ऑन क्रेडिट। ए कहता है कि ठीक है मैं दूंगा अगर सी इसकी श्योरिटी बनेगा, उसको ले आओ, वो अगर तेरी गारंटी देता है तो मैं आपको ये सामान दे दूंगा। तो इट इज अ सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर श्योरिटी। उसके बाद फोर्थ क्या है इसका, कंसेंट ऑफ द श्योरिटी शुड नॉट हैव बीन ऑब्टेन्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन एंड कंसीलमेंट। जब आप ये कॉन्ट्रैक्ट करते हो, अगर कोई बंदा आपकी गारंटी देता है आपके लोन को रीपे करने के लिए, तो आपका फर्ज बनता है कि आप ना तो उसके साथ कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन करो, ना उससे कुछ कंसील करो। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल है
ए बी को अपना क्लर्क नियुक्त करता है कि तू मार्केट में से पैसे इकट्ठे करके जो मेरे हैं वो लेके आएगा। जो बी होता है इसमें डिफॉल्ट करता है, कुछ कंसीलमेंट्स करता है रिसीट्स में। तो ए कहता है ठीक है मैं तेरे को दोबारा सर्विसेज पे रख लेता हूं अगर सी तेरी गारंटी देता है। पर जो ए है वो सी के को इसके जो प्रीवियस कंडक्ट है बी का उसके बारे में नहीं बताता। बी फिर दोबारा डिफॉल्ट करता है, तो ये जो गारंटी है वो इनवैलिड है। अब डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। इसमें जो इंडेमनिटी में टू पार्टीज होती हैं, एक तो इंडेमनीफायर और एक इंडेमनीफाइड। और जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीन पार्टीज होती हैं, क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी। सेकंड क्या है, इंडेमनिटी में सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, इंडेमनीफायर जो प्रॉमिस करता है इंडेमनीफाइड को इंडेमनीफाई करने के लिए। और इसमें क्या होते हैं, तीन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में, क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में, श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर के बीच में। तो उसका थर्ड में इसका गारंटी का ऑब्जेक्ट क्या होता है कि क्रेडिटर को एक एडिशनल सिक्योरिटी मिल जाती है। पर इंडेमनिटी में क्या होता है, ये सिर्फ प्रॉमिसी को कोई जो लॉस होने वाला है उससे सिर्फ बचाता है। फोर्थ क्या है, गारंटी में जो लाइबिलिटी जो श्योरिटी की होती है वो सेकेंडरी वन होती है जब प्रिंसिपल डेटर अपना कर्ज नहीं चुकाता। पर इसमें जो इंडेमनीफायर की क्या, इंडेमनिटी में इंडेमनीफायर की ये क्या होती है, लाइबिलिटी प्राइमरी होती है। फिफ्थ, गारंटी में जब श्योरिटी ने अपनी लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर देता है तो वो क्रेडिटर को पैसे दे देता है, उसके बाद ही स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द क्रेडिटर। अब वो अपना जो पेमेंट है वो सीधा प्रिंसिपल डेटर से अपनी पेमेंट उसको रियलाइजेशन ऑफ दी जिस ढंग से भी उसने केस करके या अदरवाइज लेनी है वो पेमेंट लेगा। और इंडेमनिटी में लॉस फॉल्स ऑन दी इंडेमनीफायर और उसको और किसी से केस करके पैसे नहीं लेने इसमें। सिक्स्थ में क्या है, जो इंग्लैंड में गारंटी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो राइटिंग में ही होना चाहिए और इंडेमनिटी का ओरल भी हो सकता है और राइटिंग में भी हो सकता है। पर इंडिया में इंडेमनिटी और गारंटी दोनों या तो ओरल हो सकते हैं या राइटिंग हो सकते हैं। है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी फ्रॉम लाइबिलिटी। व्हेन लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी कम्स टू एन एंड, इसका मतलब कि वो अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो गया। इसके 7 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, रेवोकेशन बाय द श्योरिटी। सेकंड, श्योरिटीज डेथ। थर्ड, वेरिएंस इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फोर्थ, बाय release or discharge of principal debtor. Fifth, when creditor compounds with or gives time or agrees not to sue the principal debtor. Sixth, by creditor's act or omission impairing surety's eventual remedy. Seventh, by loss of security by the creditor. First क्या है, by revocation by the surety। जो एक कॉन्टिन्यूइंग गारंटी है उसको जो श्योरिटी है क्रेडिटर को नोटिस देकर जो फर्दर ट्रांजैक्शंस हैं उसके लिए वो रिवोक कर सकता है। तो इसमें 2 पॉइंट्स हैं, एक तो जो गारंटी है वो कंटिन्यूइंग होनी चाहिए, दूसरा क्या है फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए। एक बारी जैसे उसने गारंटी के उस अपनी रिवोक कर ली, उसका नोटिस चला गया, उसके बाद के लिए जो श्योरिटी है उसको लायबल नहीं ठहराया जाएगा। जो ऑलरेडी ट्रांजैक्शन हो चुकी है तो उसकी तब लाइबिलिटी बनती है श्योरिटी की। पर जो फ्यूचर ट्रांजैक्शंस है अगर उसने नोटिस दे दिया उसको रिवोक करने का, फिर उसको जो श्योरिटी है उसको लायबल नहीं ठहराया जा सकता। इसमें सीताराम गुप्ता वर्सेस पंजाब नेशनल बैंक का केस था। इसमें गारंटर्स ने डिक्लेयर किया कि जो गारंटी है उसमें ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया, द गारंटर्स हियर बाय डिक्लेयर दैट दिस गारंटी शैल बी कंटिन्यूइंग गारंटी एंड शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज cancelled but shall continue to be guarantee and remain in operation in respect of all subsequent transactions।
तो उन्होंने रेवोकेशन अब वो कर ही नहीं सकते क्योंकि उन्होंने बाइंड कर लिया अपने आप को। तो इसमें उन्होंने क्या किया, बाद में जब लोन दिया उन्होंने अपने रेवोकेशन का एक लेटर लिखी बैंक मैनेजर को, पर नाउ ही हैज वेव्ड द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 130 बाय एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट ऑफ गारंटी with the bank. The appellant was thus held not entitled to deny liability to pay the debt advanced by the bank. अब सेकंड क्या है, बाय शोर्टीज डेथ। जैसे ही शोर्टी की डेथ होती है तो जो गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑटोमेटिकली उसमें रेवोकेशन आ जाती है, जो फ्यूचर ट्रांजैक्शंस हैं। पर अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में ये चीज मेंशन की गई हो कि शोर्टी की प्रॉपर्टी और उसकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो इस केस में जो गारंटी है वो रिवोक नहीं हो सकती। थर्ड क्या है, बाय वेरिएंस इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो और आपके बिहाफ पे कोई शोर्टी एक लाइबिलिटी अपने ऊपर लेता है, तो वो ये एक्सपेक्ट करता है कि ये जो पूरे जब तक गारंटी का पीरियड है उस टाइम पे जो उसमें कोई भी चेंजेस ना लाई जाए, वो अनचेंज्ड रहे, कोई उसमें वेरिएशंस ना लाई जाए। अगर प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर मिलके बिना शोर्टी की कंसेंट के कुछ ऐसी चेंजेस ले आते हैं तो उसके बाद जो ऑल्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट इसको माना जाएगा, ये एक डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, तो उसके लिए शोर्टी को लायबल नहीं ठहराया जा सकता। अब है एक केस बोनर वर्सेस मैकडोनल्ड का। डिफेंडेंट क्या थे, वॉज शॉर्टी फॉर द कंडक्ट ऑफ बैंक मैनेजर। बाद में बैंक ने मैनेजर की जो सैलरी थी वो एनहांस कर दी, इसकी शोर्टी को कोई नॉलेज नहीं, और उन्होंने कहा कि अगर आप बैंक मैनेजर को बैंक ने ये इंस्ट्रक्शंस दी, अगर आप कोई डिस्काउंट देते हो तो उसका 1/4 ऑफ लॉसेज आपको साइन करना पड़ेगा। ये जो अरेंजमेंट था बैंक और बैंक मैनेजर के बीच में, ये शोर्टी की नॉलेज के बिना था, तो इससे क्या हो गया, शोर्टी डिस्चार्ज हो गया। एक अमृतलाल वर्सेस स्टेट ऑफ ट्रेवनकोर का बैंक वो केस था। इसमें जो वेरिएशंस थी वो राइटिंग में नहीं थी, सिर्फ ओरल उनके बीच में ये एग्रीमेंट्स हो रहे थे। इसमें क्या था, जो क्रेडिट लिमिट थी डेटर की वो 1 लाख थी, उसके बाद इन्होंने उसको कम करके 50,000 कर दी, फिर इन्होंने रेज करके अगेन 1 लाख कर दी। तो ये ऑरल इंस्ट्रक्शंस थी, इसमें कोई वेरिएशन नहीं थी एज सच, तो शोर्टी को डिस्चार्ज नहीं माना गया। बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। शोर्टी कब डिस्चार्ज हो जाता है, जब प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज हो जाता है। ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के लिए कि वो एक घर बना के देगा उसको, पर बी उसको टिम्बर सप्लाई करेगा, तो सी इसकी शोर्टी लेते हैं। बी बाद में टिम्बर सप्लाई नहीं करते, तो इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था खत्म हो गया, और जो सी है वो भी अपनी शोर्टी जो उन्होंने दी थी उससे भी वो डिस्चार्ज हो गए। फिफ्थ क्या है, व्हेन क्रेडिटर कंपाउंड्स विद, गिव्स टाइम और एग्रीज नॉट टू स्यू द प्रिंसिपल डेटर। इसमें जब तब शोर्टी डिस्चार्ज हो जाता है कब, जब क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर के साथ कुछ कंपाउंड कर लेते हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। सेकंड, क्रेडिटर प्रिंसिपल को अपना लोन रीपे करने के लिए और टाइम दे देते हैं। थर्ड है, वो या फिर प्रिंसिपल डेटर के साथ प्रॉमिस करते हैं कि मैं आपको कभी स्यू नहीं करूंगा। फर्स्ट क्या है, क्रेडिटर कंपाउंडिंग विद द प्रिंसिपल डेटर। जब क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर आपस में मिलके कुछ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और विदाउट द कंसेंट ऑफ द शोर्टी, तो शोर्टी डिस्चार्ज हो जाता है। ए बोरो 10,000 रुपीज फ्रॉम बी, सीज के लिए शोर्टी होते हैं। बाद में ये उसको कहता है कि ठीक है 10,000 की जगह आप मेरे को 5,000 ही दे दो, तो इसका मतलब क्या हो गया, सी को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो सी अपनी जो लाइबिलिटी है शोर्टी की वो डिस्चार्ज हो गए। अब सेकंड क्या है, क्रेडिटर प्रॉमिसिंग टू गिव टाइम टू द प्रिंसिपल डेटर।
इसमें जो क्रेडिटर है प्रिंसिपल डेटर को और टाइम दे देते हैं लोन रिपे करने के लिए। श्योरिटी जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये दोनों आपस में मिलके कुछ ऐसा कंपाउंडिंग कुछ ना करें, और श्योरिटी को भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रिंसिपल डेटर जल्दी से जल्दी अपना पैसा रीपे कर दे, क्योंकि डिले द श्योरिटीज एक्शन फॉर रीइंबर्समेंट अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। अगर प्रिंसिपल डेटर लेट वो पैसे उसको रीपे करेंगे तो जो श्योरिटी का रीइंबर्स करने का जो एक्शन है वो भी डिले हो जाएगा। तो इससे क्या हो गया, श्योरिटी प्रेजुडिस हो जाते हैं। तो अगर आप चाहे श्योरिटी की बेनिफिट के लिए ही आप कुछ उससे कंसीलमेंट कर रहे हो, फिर भी जो श्योरिटी है वो लायबल नहीं होएगा। एक कुरिया वर्सेस एल्पे सीसीएमएस सोसाइटी का केस था। क्रेडिटर ने डेटर के ऊपर कुछ मनी जो उसके ऊपर थी उसके लिए उन्होंने स्यू करा। अब दोनों पार्टीज ने आपस में कंपाउंडिंग क्या करी विदाउट द कंसेंट ऑफ द श्योरिटी कि आप कोई बात नहीं इंस्टॉलमेंट्स में 9 मंथ्स तक ये पैसे मेरे को दे देना। तो अब इसमें क्या हो गया, श्योरिटी जो है वो उनकी कोई लाइबिलिटी नहीं बनती, तो वो अपनी उससे डिस्चार्ज हो गए। अब थर्ड क्या है, क्रेडिटर प्रॉमिसिंग नॉट टू स्यू द प्रिंसिपल डेटर। अब इसमें क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को कहते हैं कि मैं आपको कभी भी स्यू नहीं करूंगा, तो इससे भी जो श्योरिटी है वो डिस्चार्ज हो जाती है। इसका क्या मतलब हो गया, द प्रॉमिस बाय द क्रेडिटर नॉट टू स्यू द प्रिंसिपल डेटर इज इनकंसिस्टेंट विद द राइट ऑफ द श्योरिटी एंड देयरफॉर दिस रिजल्ट्स इन द डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। सिक्स्थ क्या है, बाय क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन इम्पेयरिंग श्योरिटीज इवेंचुअल रेमेडी। जैसे आप कोई जो एक्ट या कोई एक्ट नहीं करते हो, जो क्रेडिटर है जो श्योरिटी के इंटरेस्ट से इनकंसिस्टेंट है और उसकी जो श्योरिटी की इवेंचुअल रेमेडी है उसको इम्पेयर कर रहे हो, तो जो श्योरिटी है वो डिस्चार्ज हो जाता है। जैसे एक था बी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सी के लिए शिप बिल्ड करना, तो उसकी जो इंस्टॉलमेंट्स कब कब जाती रहेगी, एट द स्टेजेस जब जब उसमें काम होता रहेगा तब तक उसकी वो जो है इंस्टॉलमेंट्स जाती रहेंगी। तो जो श्योरिटी की नॉलेज के बिना वो 2 इंस्टॉलमेंट्स पहले दे देते हैं, तो इसमें जो श्योरिटी है वो डिस्चार्ज हो गए। एक केस है इसमें स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस कालूराम का। इसमें स्टेट ऑफ एमपी में एक जगत राम के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फेल्ड ट्रीज का, जो ऑक्शन में हाईएस्ट बिडर होता है। तो उसमें क्या था, जो पैसे थे वो इंस्टॉलमेंट्स से जाने थे। कालूराम जो होते हैं वो इसमें श्योरिटी होते हैं। तो जो परचेजर होता है वो पैसे उस सेकंड इंस्टॉलमेंट्स से ही वो पैसे देना बंद कर देता है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ एमपी है ना तो उसको ट्री उठाने से रोक रही है, ना अपने पैसे के लिए वो उसको अप्रोच कर रही है। तो इसमें श्योरिटीज रेमेडी अगेंस्ट द परचेजर जगत राम हैड देयर बाय बीन इम्पेयर्ड, द श्योरिटी कालूराम वाज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लाइबिलिटी। 7th क्या है, बाय लॉस ऑफ सिक्योरिटी बाय द क्रेडिटर। अब जब कोई लोन लेता है तो जो डेटर होता है वो कुछ अपनी सिक्योरिटीज क्रेडिटर के पास रख देता है, तो जो श्योरिटी होता है वो सारी ये सिक्योरिटीज के लिए एंटाइटल्ड होता है। अगर इन जो सिक्योरिटीज है जो प्रिंसिपल उसके डेटर ने क्रेडिटर को दी हुई हैं, अगर उनका लॉस हो जाता है तो या वो किसी तरीके से पार्ट विद कर जाता है, तो जो श्योरिटी की लाइबिलिटी है उससे डिस्चार्ज हो जाता है। पर कई बारी ये जो सिक्योरिटी है विदाउट द फॉल्ट ऑफ द क्रेडिटर ये किसी तरीके से गुम हो जाती हैं, तो फिर श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होता। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।